रात को बीकरेन ने उससे कहा कि सबसे पहला कदम है काई को महसूस करना। इसके बाद उसने अपनी मना उसकी बॉडी में प्रवाहित की और प्रोटैगनिस्ट ने एक अजीब सी ऊर्जा को महसूस की। कुछ देर बाद बीकरेन ने अपनी आंखें खोली और उससे पूछा कि क्या उसे अपनी एनर्जी कोर में कुछ महसूस हुआ। प्रोटैगनिस्ट ने उस एनर्जी कोर को ढूंढ निकाला। कुछ देर बाद सब कुछ पूरा हो गया। कुछ समय बाद यो मेडिसिनल बॉल्स लेकर आया जिन्हें कंज्यूम किया जाना था। अगली 5 बॉल्स में फायर, वाटर, वुड, अर्थ और गोल्ड वाले एलिमेंटल बॉल्स थे। प्रोटैगनिस्ट को यह थोड़ा अजीब लगा क्योंकि आमतौर पर मेडिसिनल बॉल्स में एक रिफ्रेशिंग सेंट होती है, लेकिन इनमें कोई भी सेंट नहीं थी। इसलिए उसने युओ से पूछा कि क्या इन्हें एक साथ लेना होगा, लेकिन युओ ने मना कर दिया और कहा कि उसे सिर्फ एक फॉर्म चूज करनी होगी। यह सुनकर प्रोटैगनिस्ट थोड़ा चौंक गया और सोचने लगा कि शायद ये कोई टेस्ट है, ये देखने के लिए कि क्या उसने सही समझा है कि कौन सी लेनी चाहिए। पहले उसने 100 साल पुरानी पाइन बॉल की जो वुड एलिमेंट से जुड़ी थी। आमतौर पर कोई मेडिसिनल बॉल उसी एलिमेंट की लेता है जो उसकी इनर फोर्स ट्रेनिंग में बेस होता है, तो उसने सोचा कि शायद उसे वही चूज करनी चाहिए जिससे उसकी ताकत और स्ट्रांग हो। लेकिन तभी उसे कुछ समझ आया। प्रोटैगनिस्ट ने सोचा कि अगर वो ऐसा करता है तो फिर 5 एलिमेंट्स की ट्रेनिंग टेक्निक्स सीखने का कोई मतलब नहीं रहेगा, इसलिए उसे उस एब्सोल्यूट ऑर्डर को समझना होगा। उसने युओ से कहा कि वो फायर एलिमेंटल बॉल लेगा और वुड एनर्जी का यूज करके फायर को बूस्ट करेगा। युओ ने उसे वो बॉल दी और ये जानकर थोड़ा सरप्राइज हुआ कि उसने यही चुना। जैसे ही प्रोटैगनिस्ट ने वो पिल ली, उसे उसमें एक पॉपिंग सेंट महसूस हुई जो अजीब थी क्योंकि अभी कुछ देर पहले उसमें कोई भी सेंट नहीं थी। इससे उसे शक हुआ कि शायद इन 5 एलिमेंटल बॉल्स को एक साथ सही ऑर्डर में लेने से कोई कंबाइंड इफेक्ट पैदा होता है। जब ये 5 मेडिसिनल बॉल्स सही क्रम में कंज्यूम की जाती हैं, तो एब्सोल्यूट ऑर्डर एक यूनिफाइड सर्कल बनाता है और इसके लिए ज्यादा इनर फोर्स की जरूरत भी नहीं होती। तो अब उसे 5 प्यूरेस्ट इंग्रेडिएंट्स के साथ पूरे फ्रेमवर्क को देखना होगा। तभी अचानक उसने युओ से कहा कि वो बाकी बची हुई 4 मेडिसिनल बॉल्स भी लेगा और उन्हें भी प्रॉपर ऑर्डर में कंज्यूम करेगा। युओ ने उससे पूछा कि क्या वो वाकई में सारी लेना चाहता है, और प्रोटैगनिस्ट ने हाँ कहा। युओ ने मन ही मन सोचा कि इससे कुछ भी छुपा नहीं रह सकता, और प्रोटैगनिस्ट हल्के से मुस्कुराया क्योंकि उसे समझ आ गया था कि जैकएस ने उसे ट्रिक करने की कोशिश की थी। लेकिन अच्छी बात यह थी कि वो ध्यान दे रहा था। फिर प्रोटैगनिस्ट ने समझाया कि ऐसा इसलिए है क्योंकि जो चीज वुड से शुरू होती है वो एक कंप्लीट रोटेशन के बाद वापस वुड पर ही खत्म होती है। युओ ये सुनकर हैरान रह गया कि प्रोटैगनिस्ट उसकी सोच से कहीं ज्यादा गहराई से सोचता है। युओ ने कहा कि उसके मास्टर तो सिर्फ फायर एलिमेंटल बॉल को सिलेक्ट करने के फैसले को ही सही मान लेते, लेकिन उसे हैरानी हुई कि प्रोटैगनिस्ट इतनी दूर की सोच कैसे रख सका। तब प्रोटैगनिस्ट ने साफ किया कि ये सब उसने सेंट की वजह से समझा। ये सुनकर यूहो चौंक गया कि सिर्फ फायर एलिमेंटल बॉल की खुशबू से वो ये सब कैसे समझ गया। चिन्ही को शुरुआत में ये अजीब लगा था जब उसने पहली बार मेडिसिनल बॉल देखी जिसमें कोई सेंट नहीं थी, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो उसे समझ आया कि हर मेडिसिनल बॉल की अपनी एक यूनिक खुशबू है। और तभी उसे ये बात समझ आई कि जब ये पांचों सेंसेस एक साथ हार्मनी में आते हैं तो उनकी सेंट्स एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं और पूरी तरह ओडरलेस हो जाती हैं। यही बात उसे अपने मास्टर द्वारा सिखाई गई 5 एलिमेंट्स की बेसिक फंडामेंटल्स पर फिर से सोचने पर मजबूर करती है। और अंत में वो इसी कंक्लूजन पर पहुंचा। यो को भी ये मानना पड़ा कि वो वाकई बहुत वाइज है, और इसमें कोई शक नहीं कि माइटी व्हाइट ड्रैगन उसके लिए इतना उत्साहित क्यों है। तो उसने उसे वो बॉल्स पकड़ा दी और ये साफ किया कि वो उसका जवाब मास्टर तक पहुंचा देगा और फायर एलिमेंटल बॉल को उसके लिए छोड़ देगा ताकि वो जब चाहे तब ले सके। प्रोटेगनिस्ट ने उस मेडिसिन को देखा और फिर उसे निगल लिया। उसका स्वाद थोड़ा अजीब था और उसने सोचा कि उसे पहले से ही अंदाजा होना चाहिए था कि फायर एलिमेंटल बॉल का टेस्ट स्पाइसी होगा। एक हफ्ते बाद प्रोटैगनिस्ट लगातार खा रहा था और एनर्जी सर्कुलेट कर रहा था। अब उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो इंसान है या कोई मेडिसिनल बॉल सर्कुलेट करने वाली मशीन। तभी अचानक उसे यो दिखा जो कह रहा था कि वे पहुंच चुके हैं और उसने सही जगह ढूंढ ली है। प्रोटैगनिस्ट ने सामने देखा और चौंक गया क्योंकि वे फार्मेसी के सामने खड़े थे। जब वो अंदर गया तो हैरान रह गया क्योंकि उसे उम्मीद थी कि वो व्हाइट ड्रैगन हॉस्पिटल पहुंचेंगे। ये सब देखकर उसे ये सब इनक्रेडिबल लगा। युओ ने समझाया कि व्हाइट ड्रैगन हॉस्पिटल दुनिया के 3 सबसे बड़े हॉस्पिटल्स में से एक है। क्लिनिक्स छोटी मेडिकल इंस्टीट्यूशंस होती हैं जबकि हॉस्पिटल्स बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं। मतलब ये कि ग्रेट ड्रैगन हॉस्पिटल उन टॉप 3 मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में से एक है जो पूरे वर्ल्ड में माने जाते हैं। इसी वजह से वहाँ अलग अलग ब्रांचेस और डिपार्टमेंट्स हैं जो न्यूट्रिशन और फार्मेसी को हैंडल करते हैं। प्रोटेगनिस्ट ने इस बारे में नॉवल में पढ़ा था, लेकिन जब उसने देखा कि उनकी सिस्टम इतनी ऑर्गेनाइज्ड है तो उसे ये बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव लगा। युओ ने बताया कि कुछ लोग फूड को ही मेडिसिन मानते हैं जिसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स और मेडिसिनल प्रॉपर्टीज का यूज होता है और इसे सुपीरियर भी माना जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि व्हाइट ड्रैगन हॉस्पिटल का स्टैंडर्ड कम है। चिनी ने भी इस बात से सहमति जताई क्योंकि वो इसे खुद अनुभव कर चुका था। युओ ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बताया कि वे कई तरह की दवाएं बनाते हैं, लेकिन दवाओं की भी अलग अलग रैंक्स होती हैं, हाई से लेकर लो रैंक तक।
और पूरे साल में सिर्फ एक या दो ही रैंक्ड मेडिसिन बनाई जाती हैं। इसलिए चिन्ही जैसे उत्तराधिकारी के लिए भी उन्हें पाना इतना आसान नहीं होता। ये सुनकर प्रोटैगनिस्ट थोड़ा चिढ़ गया और मन में सोचने लगा कि उसे भी वैसे मेडिसिन नहीं चाहिए। युवा ने समझाया कि अगर कोई इंसान हर 3 दिन में एक बार भी रैंक मेडिसिन को सही तरह से अब्जॉर्ब करके कंज्यूम करे तो वो आधे साल जितनी इनर फोर्स दे सकती है। प्रोटैगनिस्ट ने माना कि ऐसी मेडिसिन सच में बहुत ज्यादा बेनिफिट देती है। मिरम में बड़े क्लैंस के सक्सेसर्स और डिसाइपल्स बचपन से ही मेडिसिनल प्रोडक्ट्स लेना शुरू कर देते हैं। शिन्ही ने कभी नहीं सोचा था कि वो भी उनमें से एक बन जाएगा, और अब वो खुद को लकी मानता है। यो को वो काफी इंप्रेसिव लगा और उसने सोचा कि वो इतनी बार लगातार ट्रेनिंग कैसे कर पा रहा है, और ये भी देखा कि वो इनर फोर्स ट्रेनिंग की वजह से शायद ही सोया हो। ये सुनकर प्रोटैगनिस्ट मुस्कुराया, क्योंकि हॉस्पिटल में अपने इंटर्न और रेजिडेंट डेज के मुकाबले ये सब कुछ भी नहीं था। तब उसका शरीर और मेंटल स्टेट दोनों ही खराब हो गए थे। और अगर आज के जमाने के गुलाम होते तो वो कोरियन डॉक्टर्स इन ट्रेनिंग ही कहलाते। उस समय चाहे वो कुछ भी करे, उसे हर बार डांट ही पड़ती थी। मरीज भी उस पर चिल्लाते थे और उनके गार्डियंस भी। उसके बाद उसे डॉक्टर्स और सड़क पर भौंकते हुए कुत्तों तक ने डांटा, और यही वजह थी कि वो लगातार गुस्से और दुख से भरा रहता था। धीरे धीरे वो इतना थक चुका था कि अब उसमें कुछ भी महसूस करने की ताकत नहीं बची थी। और तभी उसे समझ आया कि थकावट से जब इंसान अपनी इमोशंस भी खो देता है तो वो कैसा लगता है। लेकिन फार्मेसी के वर्कर्स बिना किसी हेजिटेशन के उसकी तारीफ करते हैं, उसे अमेजिंग कहते हैं, और हर बार ये बात उसे एहसास कराती है कि वो वाकई कितना लव चाइल्ड है। शिन्ही ने सोचा कि शायद यही होता है व्हाइट ड्रैगन हॉस्पिटल का सेकंड इन कमांड होना। कुछ समय बाद बीकरिन वहां आया और प्रोटैगनिस्ट उसे देखकर काफी एक्साइटेड हो गया। बीरिन ने पूछा कि क्या उसने फार्मेसी अच्छे से देख ली। चिन्ही ने हाँ में जवाब देते हुए कहा कि यह सच में बहुत कूल जगह है, और बीकरन ने युओ को उसकी मदद के लिए धन्यवाद कहा। फिर उसने चिन्ही को गौर से देखा और समझ गया कि उसने सच में मेहनत की है, क्योंकि वो अभी अभी 5 तत्वीय तकनीकों के पहले स्टेज असेंशन में प्रवेश कर चुका है। प्रोटैगनिस्ट ने उत्साहित होकर पूछा कि क्या वो फास्ट प्रोग्रेस कर रहा है। बीकरेन ने उसकी तारीफ करते हुए कहा कि हाँ, वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन उसे ध्यान रखना चाहिए कि वो भरपूर रेस्ट भी ले और खुद को ज्यादा पुश न करे। चिन्ही ने आश्वासन दिया कि वो इस बात का ध्यान रखेगा। फिर बीकरेन ने उसे इंस्ट्रक्ट किया कि अब चलकर खाना खाए, क्योंकि अब उन्हें उसके रहने की जगह यानी हाउसिंग पर भी चर्चा करनी है। प्रोटैगनिस्ट की रेजिडेंस जो पहले से निर्माण में थी, अब पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुकी थी। आमतौर पर इतनी कम समय में कंस्ट्रक्शन पूरा होना नामुमकिन होता, लेकिन उन्होंने बहुत सारा मैन पावर लगाया ताकि कंस्ट्रक्शन का समय घटाया जा सके। जब वे प्रोटैगनिस्ट के रेजिडेंस में दाखिल हुए तो बीक रेन ने समझाया कि एक तरफ इतनी बड़ी ग्लास विंडोज थीं जो दीवार जैसी लग रही थीं, और अंदर हीटेड स्टोन फ्लोर्स और एक फर्नेस लगाया गया था। इंटीरियर पूरी तरह लकड़ी से बनाया गया है और दीवारों पर मड की लेयर चढ़ाई गई है। जैसे चिन्ही चाहता था, बीरिन को समझ आया कि जो चीज वो बिल्डिंग इंसुलेशन कह रहा था वो उनकी जान पहचान की किसी भी चीज से बिल्कुल अलग थी। प्रोटैगनिस्ट ने साफ किया कि ये घर इस पर्पस से बना है कि अंदर ठंड का एक कतरा भी महसूस ना हो। बीरिन ने नीचे बिछे मैट को देखा और पूछा कि क्या ये चीज जिसे वो स्लीपिंग मैट कह रहा है सच में इतनी खास है, लेकिन इसमें तो जमीन पर ही सोना होगा। प्रोटैगनिस्ट ने अफर्म किया और मास्टर से कहा कि यही तो इस हीटेड स्टोन हाउस की मेन बात है। जब वो इसे एक्साइटेड होकर देख रहा था, मास्टर के मन में आया कि शायद ये उसके लिए बहुत गर्म होगा, लेकिन फिर भी ये घर इनक्रेडिबल है। युओ ने बताया कि उसने फर्नेस में बहुत सारा फायरवुड डाला ताकि वो देख सके कि ये कितना गर्म हो सकता है, और ये बात बियॉन्ड बीरिन्स एक्सपेक्टेशंस थी, क्योंकि सिर्फ फर्नेस से ही उसे बहुत आराम महसूस हो रहा था, और ये उससे भी कहीं आगे की चीज है। युओ ने मास्टर से पूछा कि क्या वो ये जानने के लिए क्यूरियस नहीं है कि उसे ये नॉलेज कहाँ से मिली, लेकिन बीक रेन ने साफ कहा कि उन्होंने तय किया था कि उससे कुछ नहीं पूछेंगे, और उन्हें पूरा यकीन है कि वो एक दिन खुद ही सब कुछ बता देगा, क्योंकि वे पहले ही उस लड़के की सिंसेरिटी देख चुके हैं। थोड़ी देर बाद प्रोटैगनिस्ट अपने मास्टर का इंतजार कर रहा होता है और उसे देखकर बहुत खुश होता है कि आखिरकार वो बार्किन ही है, और ये जानकर भी अच्छा लगता है कि वो काफी जल्दी आ गया है। प्रोटैगनिस्ट अपने मास्टर से पूछता है कि वो इन दिनों कैसा महसूस कर रहा है। बीरिन को अब हेटेड स्टोन फ्लोर से प्यार हो गया है और वो बहुत अच्छी स्थिति में है। उसे हर दिन खुद को और ज्यादा रिफ्रेश्ड महसूस होता है, और ये सब चिन्ही की वजह से ही है। अपनी हेल्थ के बारे में बताते हुए बीरिन सोचता है कि अब उन्हें 5 एलिमेंट्स टेक्निक की ट्रेनिंग फिर से शुरू करनी चाहिए। उसने चिन्ही से कहा कि वो धीरे धीरे अपनी एनर्जी सेंटर से काय को अपनी उंगलियों तक केंद्रित करे और अपनी ब्रीदिंग पर पूरा फोकस करे। प्रोटैगनिस्ट ने अपने 5 एलिमेंटल फायर का इस्तेमाल करना शुरू किया और उसने उसे अपनी आंखों के सामने विजुअलाइज भी कर लिया।
बीक रिन जब उसे प्रैक्टिस करते हुए देख रहा होता है, तभी प्रोटैगनिस्ट थोड़ी ही देर में एक छोटी सी आग बना लेता है। बीक रिन ने उसे कंग्रेचुलेट किया क्योंकि वो सफल हो गया था, लेकिन प्रोटैगनिस्ट थोड़ा शर्मिंदा महसूस करता है क्योंकि वो बस इन पतली सी पत्तियों को ही जला पा रहा है। तब बी रिन ने समझाया कि फर्स्ट स्टेप हर किसी के लिए एक जैसा होता है, लेकिन चिन्ही जो प्रोग्रेस कर रहा है वो एक्सेप्शनली फास्ट है। अब जब उसने एक नया लेवल अचीव कर लिया है, तो उसके मास्टर ने सोचा कि अब उसे थोड़ा होमवर्क देना चाहिए। फिर उसने अपना फैन खोला, जिसे देखकर प्रोटैगनिस्ट चौंक गया, क्योंकि ये पहली बार था जब उसने मास्टर को फैन का इस्तेमाल करते देखा था। फिर बीक रिन ने अपने फैन से एक जबरदस्त आग पैदा की, जो बहुत आसानी से फैल सकती थी, और उसने समझाया कि फायर की सबसे फंडामेंटल प्रॉपर्टी है डिस्ट्रक्शन, और इसी वजह से ट्रेस स्टील और यहां तक कि सोर्ड्स भी एक दिन खत्म हो जाना तय है। प्रोटैगनिस्ट पूरी तरह से शॉक में आ गया जब उसके मास्टर ने सिर्फ एक बार फैन घुमाकर एक मैसिव पेड़ को काट दिया, और सोचने लगा कि ये कैसे पॉसिबल है। और हैरानी की बात यह थी कि सिर्फ वही हिस्सा जला था जहां कट लगा था, लेकिन आग बाकी कहीं फैली ही नहीं। उसने अपनी आंखों से सब कुछ देखा, लेकिन फिर भी उस पर यकीन नहीं कर पा रहा था। बीक रेन ने उसे ध्यान से देखने को कहा, क्योंकि अब वो विंड का ही दिखाने वाला था। ये सुनकर प्रोटैगनिस्ट की क्यूरियोसिटी और भी ज्यादा बढ़ गई, और वो सोचने लगा कि इस बार मास्टर क्या करने वाले हैं। जैसे ही बीक रेन ने अपनी स्किल दिखानी शुरू की, चिन्ही हैरान रह गया। वो सोचने लगा कि क्या वाकई में ये विशाल चीज विंड का ही है। बीक रेन ने उस कटे हुए पेड़ को हवा में उठा लिया और समझाया कि विंड का असली सार है ट्रांसपोर्टेशन। फिर उसने उस पेड़ को वापस उसी पोजीशन में रख दिया, जिसे देखकर प्रोटैगनिस्ट और भी ज्यादा शॉक्ड हो गया। फिर गॉडली डॉक्टर ने बताया कि वो हिस्सा फायर से कंज्यूम हो चुका था। पेड़ को यूं ही छोड़ दिया गया तो वो मर जाएगा, और अब उसे ठीक करने की जिम्मेदारी चिन्ही की है। उसने उसकी तरफ देखा और पूछा कि क्या वो पेड़ को वाटर से कनेक्ट करने की कोशिश करेगा। ये सुनकर प्रोटैगनिस्ट थोड़े घबरा गया, क्योंकि उसे अब उस ट्री को दोबारा जोड़ना है। बीकरैन ने साफ कहा कि एक डाइंग ट्री को बचाने के लिए वाटर का मतलब होता है लाइफ, और जब तक वो पेड़ को पूरी तरह से ठीक करके उसे फिर से जिंदा नहीं करता, तब तक ये असाइनमेंट कंप्लीट नहीं माना जाएगा। चिन्ही ने समझ लिया कि अब उसे इस पेड़ को बचाना है। फिर मास्टर ने उससे पूछा कि उसे कितना समय लगेगा। जैसे ही बीकरैन वहां से चला गया, युओ ने अपने मास्टर से पूछा कि क्या उन्हें नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये टास्क बहुत ही मुश्किल है। इसके अलावा बीक रेन ने चिन्ही को जो असाइनमेंट दिया है, वो उसकी करंट लेवल से 3 स्टेजेस ऊपर का है, और वो भी उसकी पहली ही असाइनमेंट के तौर पर। युओ को पूरा यकीन है कि क्लिनिक में कोई भी सिर्फ टियर 1 पर यह टास्क पूरा नहीं कर सकता। बी रिन ने सहमति जताई, क्योंकि वो बात सही थी, और उसे ऐसा भी लगा कि युओ ने हाल ही में चिन्ही के प्रति थोड़ी गर्मजोशी दिखानी शुरू कर दी है, क्योंकि वो उससे अब ज्यादा बातें करने लगा है। लेकिन युओ ने तुरंत इनकार किया और मास्टर से कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, और वो सोचने लगा कि बल्कि जब बात एजुकेशन की आती है तो उससे ज्यादा स्ट्रिक्ट कोई नहीं होता। चाहे उसे चिन्ही कितना भी पसंद क्यों ना हो, वो उसकी ट्रेनिंग में कोई रियायत नहीं देगा। हालांकि उसने माना कि सफलता ही सब कुछ नहीं होती। वो जानता है कि मास्टर उस बच्चे को एक सही माइंडसेट बनाना सिखाना चाहता है। दूसरी तरफ प्रोटैगनिस्ट अपने हाथ को उस ट्री की बाग पर रखता है और अपना असाइनमेंट शुरू करने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वो शुरू कर पाता, तो अभी के लिए इस पार्ट का एंड यही करते हैं। और अगर आप लोग वीडियो यहां तक देख रहे हो, तो लाइक करना मत भूलना यारो। बाकी सब्सक्राइब करना आपकी मर्जी।